Okay, friends, once again, welcome back and very good evening to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe, and you are enjoying this new era, you are enjoying this new way of learning, you are enjoying physics as well. Friends, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. वी आर डिस्कसिंग मोशन इन 2 डायमेंशन. हमने लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट वी हैड डिस्कस टू टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लास्ट लेक्चर. नंबर वन, वी हैड डिस्कस द एक्सेलरेशन ऑन द वेलोसिटी. तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम एक्सेलरेशन मतलब जब हम कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स प्रोवाइड करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप फोर्स प्रोवाइड करते हो, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ, जब आप फोर्स प्रोवाइड करते हो ना, तो उसके ऊपर क्या होता है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. जब आप फोर्स प्रोवाइड करते हो तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना ही चाहिए बिकॉज एफ इक्वल्स टू एम. तो अब एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि भाई एक्सेलरेशन तो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है. तो मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स प्रोवाइड करते हो, तो उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके वेलोसिटी में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा. अब वेलोसिटी जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है. तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के चेंजेस तीन हिसाब से हो सकते हैं. या फिर उसका मैग्नीट्यूड ओनली चेंज हो सकता है, या फिर उसका ओनली डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या फिर उसका दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो सकते हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था कि अगर आप एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल अप्लाई करते हो, या एंटी पैरेलल अप्लाई करते हो, या परपेंडिकुलर अप्लाई करते हो, या कोई और एंगल से अप्लाई करते हो, तो इन एवरी सच काइंड ऑफ सिचुएशन व्हाट हैपेंड टू द वेलोसिटी एंड हाउ द वेलोसिटी गेट्स चेंज्ड. So that was a very important topic we had learned in the last lecture. Apart from that, secondly, we had discussed the equation corresponding to the uniform acceleration in the 2 and 3 dimensions. तो हमने जो 1 डायमेंशनल में जो भी फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, वही चीज हम 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशन में भी वही चीज कुछ वेक्टर के साइन के साथ प्रूव कर सकते हैं, हमने प्रूव किया. तो ये दो जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किए थे. अब आज का जो मेरा जो टारगेट है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर पूरे 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के अंदर आज का जो लेक्चर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. चाहे 11th या पूरे मतलब आपके पूरे पूरे ये 2 इयर्स के लिए 11th 12th. यहाँ पे क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो मैंने फ्रेंड्स ये भी चीज आपको बता दिया था. कोई मुझे बताएगा चलो आप में से, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? इसका मैंने ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन किया हुआ है कहीं ना कहीं पे ये चैप्टर के स्टार्टिंग. 0 to 180. हाँ, मैंने आपको ऐसा बताया, समझाया था मैंने आपको कि अगर कोई वेक्टर हमारे पास सपोज के दो वेक्टर इस हिसाब से है, हेत प्रजापति, हेत. Yes, sir. तो अगर हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स है, सपोज के एक वेक्टर ये है और दूसरा वाला ये है, ओके. तो यहाँ पे एंगल बनाने का दो प्रोबेबिलिटी है, ये भी है और ये भी है. तो इट इज अ रूल, इट इज अ बाय रूल कि आपको जो छोटा वाला एंगल है वही आपको अज्यूम करना है, वही आपको वेक्टर के बीच का एंगल कंसिडर करना है. तो दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, ये दिस वन इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर. So I can say the maximum angle between the two vector is equals to 180. Is that clear to you, Hed? Yes, sir. मगर सर स्कूल में बोला था कि 270 भी हो सकता है, ऐसा एग्जांपल दिया. दो वेक्टर के बीच में कभी भी एंगल 270 हो ही नहीं सकता है. आप जो बोल रहे हो वो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, वो वेक्टर का एक्स एक्सिस के, आपको जो स्कूल में पढ़ाया था ना, वो वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. मैं आपको बताऊं स्कूल में आपको क्या पढ़ाया था. स्कूल में गलत नहीं पढ़ाया था, बट आपका समझने का तरीका गलत है. स्कूल में आपको ऐसा पढ़ाया होगा कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो अगर कोई वेक्टर एक्स डायरेक्शन में ही है तो उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 0 होगा, ये 90 होगा, ये 180 होगा, और ये सपोज के वेक्टर यहाँ पे है, तो उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का जो एंगल है वो 270 हो सकता है. मतलब ये दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात नहीं है, ये वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ का एंगल है, वो 270 हो सकता है. दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर. शायद आपने ये यूनिट सर्कल आपको स्कूल में पढ़ाया होगा. Yes, sir. तो ये चीज अलग है, पूरी चीज ही अलग है. ओके. Okay.
नक्शी दोषी, Yes, sir. निसर्ग शाह, निसर्ग शाह, यस सर। आप दोनों का होमवर्क नहीं आ रहा है हमारे यहाँ पे। Sir. सो होमवर्क यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंपलसरी होता है। सो यू मस्ट सेंड द होमवर्क। इफ यू डोंट हैव अ रोहित भाई नंबर, प्लीज टेल मी। मैंने वैसे भी मैसेज तो किया हुआ है पास्ट में, रोहित भाई का नंबर भी मैसेज किया हुआ है। अगर नहीं है तो मुझे एक बार भेज दो, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सो होमवर्क इज कंपलसरी होता है फ्रेंड्स, नक्शी एंड निसर्ग। ओके, Yes. यस सर। तो अभी किसका ये वेक्टर के बीच का एंगल है? प्रजापति, नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द थिंग यस सर। पढ़ाया गया था, वो अलग चीज है। वो वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल 270 भी हो सकता है, 360 भी, मतलब 270 से ज्यादा भी हो सकता है। वो वेक्टर का एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल है। ओके, ओके सर। यही पढ़ाया था ना स्कूल में? हाँ यस सर, यूनिट वेक्टर और एक्स एक्सिस बोला था सर। हाँ, तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो पूरे फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th स्टैंडर्ड समझ लो या 12th स्टैंडर्ड समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो आज का लेक्चर फ्रेंड्स बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के बेस पे थ्योरी या न्यूमेरिकल पूछना ऐसा रूल है, ऑलवेज पूछते हैं। एंड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एज वेल, दिस टॉपिक इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पूरे फिजिक्स को छोड़, मतलब 11 12 स्टैंडर्ड पूरा फिजिक्स जो है, पूरा सब्जेक्ट है, तो इसमें ये सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज है, हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा लेक्चर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब क्वेश्चन ये होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं? क्या मेरी आवाज फ्रेंड्स बराबर आ रही है आपको, आपके यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि व्हेनेवर you kick or you throw some object under the gravity, under the effect of gravity, which makes some angle with the earth surface, then it will perform a two-dimensional motion. I repeat, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के, अर्थ के ग्रेविटी के अंदर अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कुछ एंगल फॉर्म हो, ऐसे भेजते हो, तो उसका टू डायमेंशनल मोशन होता है, इन विच it will move with the constant velocity in the horizontal direction and constant acceleration in the vertical direction. This kind of motion is known as a projectile motion. तो मैं अभी व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, आपको ये थोड़ा डेफिनेशन एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, मेरे साथ में सोचना, मैं जो बोलता हूँ उसके आंसर देने का ट्राई करना। तो what the very first question is, what is the projectile motion? तो the answer is, मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बट 5 मिनट के अंदर आपके ये डेफिनेशन क्लियर हो जाए, 5-7 मिनट के अंदर ये पूरा डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट डेफिनेशन को सुन लो। तो डेफिनेशन ऐसा है कि whenever we throw any object under the effect of Earth's gravitational force, with which makes some angle with the horizontal earth surface, then it will perform a two-dimensional motion. It will perform the two-dimensional motion in which in the horizontal direction its velocity is constant and in the vertical direction its acceleration is constant. This kind of motion is known as a projectile motion. तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस के साथ कोई एंगल बने, कोई एंगल हो, ऐसे कोई डायरेक्शन में हम उसको थ्रो करते हैं, तो वो टू डायमेंशनल मोशन करेगा, जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो दिस काइंड ऑफ अ टू डायमेंशनल मोशन इज नेम्ड एज अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब क्वेश्चन इज के कुछ पता ही नहीं चला कि ये क्या बोल क्या रहे हैं, तो आपको 5-7 मिनट में सारा चीज समझ में आ जाएगा। बट आपको इतना तो समझ में आया होगा कि ये अभी हम करने क्या वाले हैं, हम क्या करेंगे अभी, बोलो कोई बताएगा मुझे अभी हम क्या करेंगे?
projectile motion. नहीं, अब करेंगे क्या? अब हम क्या करेंगे अभी? ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नहीं, हम क्या करेंगे? हम कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। कुछ विच मेक सम एंगल विद द अर्थ सरफेस। आपने हिचकी देखा पिक्चर? यस। तो उसमें हाँ, उसमें इसी टॉपिक को रानी मुखर्जी बच्चों को समझा रही थी बाहर जाके पता है आपको? वो अंडा फेंक। अंडे पे। वही टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। उसी को हम पढ़ने वाले हैं जो रानी मुखर्जी ने पढ़ाया था, वो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि ये ओरिजिन पे कोई फुटबॉल पड़ा हुआ है। ये अर्थ सरफेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस जिसको मैं बोलता हूँ, वो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि जहाँ पे फुटबॉल पड़ा हुआ है वो हमारा ओरिजिन है। और जो अर्थ का जो सरफेस है उसको हम एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा खड़ा हुआ है, कौन है ये? रोनाल्डिनियो। कौन अच्छा है अभी फुटबॉल में? कौन अच्छा है? मैसी। अच्छा, समझ लो कि ये मैसी है। तो वो क्या करेगा? वो ये फुटबॉल को किक करेगा। तो ये जब फुटबॉल का जब किक लगेगा तो क्या होगा कि ये इसका सपोज कि ये जो मैसी है उसने कुछ v0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ, v0 जितने इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये फुटबॉल को किक किया, तो क्या ये फुटबॉल इनफाइनाइट तक चला जाएगा? मतलब स्पेस नहीं जाएगा। तो उसका कुछ मोशन जो है ना वो कुछ इस तरह से होगा। पैराबोला ग्राफ। हाँ, वो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था कि इसको पैराबोलिक मोशन बोलते हैं। वो थोड़ा हमने डिस्कस किया था। एम आई राइट? यस सर। यस। तो ये जो है ये दैट विल बी द पाथ ऑफ द दैट इज द प्रोजेक्ट, दैट इज उसका जो ट्रेजेक्टरी जो पाथ है उसका होता है, उसको हम ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है उसको उसके ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द फुटबॉल आफ्टर बीइंग किक्ड फ्रॉम दैट पोजीशन। चलो, ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया? यस सर। अच्छा, अब जब जैसे ही ये जो मेसी है उसने जैसे ही किक लगाने के बाद उसका जो बॉल के साथ उसका जो कांटेक्ट है उसके पैर का, वो तो निकल गया, वो कांटेक्ट रिलीज हो गया। उसका मतलब ऐसा हुआ कि उसके बाद फुटबॉल के ऊपर मेसी के द्वारा कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है। जस्ट मेसी ने जब किक लगाया, ऑन दैट मोमेंट ओनली द फोर्स इज अप्लाइड टू द फुटबॉल। आफ्टर द किक इज रिलीज्ड, after the football is released, then after that no force is acting by the Messi on the football। फुटबॉल के ऊपर मेसी के द्वारा कोई फोर्स नहीं है। अब जो फुटबॉल मोशन कर रहा है वो किस फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर मोशन कर रहा है? मेसी ने तो एक बार किक लगा दिया, मतलब उसका बात खत्म। तो अब फुटबॉल के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। कोई मुझे बताएगा विच फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन द ग्रेविटेशनल। एग्जैक्टली, अभी जो फुटबॉल के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, एक ही फोर्स है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन उसके ऊपर? एक ही फोर्स मतलब एक ही एक्सेलरेशन है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब एक ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो जो एक्सेलरेशन है वो आपको पता है कि यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा कि जी एक्सेलरेशन है। बट थोड़ा मुझे और समझाओ, मुझे ये बताओ, ये टॉपिक में है ना, मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा। ये टॉपिक में एक भी चीज मैं खुद नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आपको ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको ही आंसर देना है, सब कुछ आपको करना है। चलो, मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कोई मुझे बताएगा मुझे क्या लिखना चाहिए? मतलब जे कैप। अच्छा, वेरी गुड। थोड़ा और बताओ, थोड़ा मिस्टेक है। आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, बट थोड़ा सर ग्रेविटी नेगेटिव आएगी। -g परफेक्ट। देखो, ग्रेविटी नेगेटिव नहीं होता है, बट उसका डायरेक्शन तो देखो, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आपको पता है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है।
और हमको ये भी पता है कि कोई भी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है है। अब जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन हुआ? तो भैया नेगेटिव वाई डायरेक्शन हुआ। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कौन सा होगा? तो हमको माइनस जे के नेगेटिव जे कैप। ग्रेविटी नेगेटिव नहीं है, बट उसका यूनिट वेक्टर हमको नेगेटिव देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, Yes. sir. यस सर। तो मैग्नीट्यूड तो उसका जी है, बट उसका जो यूनिट वेक्टर है वो आपको लेना पड़ेगा माइनस जी, माइनस जे कैप। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. can I say it is a zero I plus minus g j cap? Can I say this? यस यस सर। तो इसका सर, मतलब ऐसा, हाँ, बोलो। सर हमने आई कैप क्यों नहीं लिया जे कैप की जगह? हाँ, मुझे ये बताओ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में एक्टिंग है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में होता है? सर अपवर्ड। अच्छा, क्या कोई आप अभी आप अगर आप टेरेस में से डाई मारोगे तो क्या आप आकाश में जाओगे क्या? नो सर, तो कहाँ पे जाओगे आप? नीचे। हाँ, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में लगता है? Downward. डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड। अब ये जो वर्टिकल डायरेक्शन को मैंने कौन सा एक्सिस बोला हुआ है? वर्टिकल अवाई। Y y axis. एक्सिस। तो y एक्सिस तो है ना, इसका मतलब ऐसा हुआ कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन y एक्सिस पे है। मोर प्रिसाइसली इट इज इन द नेगेटिव y डायरेक्शन। मोर Yes, प्रिसाइसली sir. नेगेटिव y डायरेक्शन। तो यस सर। डायरेक्शन का आपको यूनिट वेक्टर कौन सा लेना पड़ेगा? हाँ यस सर, जे कैप। You get this point? यस सर। Okay, fine. So क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 0 I कैप प्लस माइनस जी जे कैप? इज इट ओके? Yes, sir. यस सर। मुझे ये बताओ कि ये जो एक्सेलरेशन है उसका x कंपोनेंट कितना होगा? 0। 0 हो जाएगा। 0. और एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस जी। Minus C. चलो, ये एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 हो गया। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब कि वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन 0, कांस्टेंट। Velocity constant. बट वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा? एक्स एक्स कंपोनेंट। एक्स। हाँ, कैन आई से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? यस सर। उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, ये कह सकता हूं मैं। Yes, sir. और ये Yes. जो g का वैल्यू है वो तो 9.8 फिक्स्ड ही है। ये जो g का वैल्यू है वो 9.8 फिक्स्ड ही है, तो मतलब वो भी खुद ही कांस्टेंट है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कांस्टेंट रहेगा? एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल। हाँ, वर्टिकल डायरेक्शन में जो 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 पार्टिकल अभी प्रोजेक्टाइल हो रहा है, जिसका प्रोजेक्शन हो रहा है, जिसको हमने थ्रो किया है, तो वो थ्रू आउट द मोशन, उसके जो थ्रू आउट द मोशन है, तो उसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि इन द थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो क्या अब जाके आपको ये डेफिनेशन समझ में आया? यस Yes, सर। sir. यस। वापस से एक बार वापस से मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ अभी। When any, मैं देखो एक बार वापस से डेफिनेशन बोल रहा हूँ, अब शायद आपको 100% डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। When any object is thrown under the influence of the gravity at some angle with the horizontal, at some angle with the horizontal, देखो ये रहा एंगल, तो at some angle with the horizontal, it will perform a two-dimensional motion in which in the horizontal direction its velocity is constant, and in the vertical direction its acceleration is constant. This kind of two-dimensional motion is known as a projectile motion, and the particle which we had thrown, this is called the projectile. तो क्या? परफेक्ट। हाँ, जो पार्टिकल है Yes, sir. प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बोलते हैं। तो क्या अभी ये आपको डेफिनेशन समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो हम, इसका मतलब ऐसा है कि हम जब ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो थ्रू आउट दिस टॉपिक, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात आएगी तो हम कौन से फंडामेंटल अप्लाई करेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी के फंडामेंटल। और वर्टिकल डायरेक्शन की जब बात करेंगे तो अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के फंडामेंटल अप्लाई करेंगे। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो हमारा जो इनिशियल पोजीशन है,
तो इनिशियली x इज 0 इज इक्वल्स टू 0, y0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा इनिशियल प्लेस है बिकॉज इट हैड स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से वो स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसके x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट इनिशियली तो 0 0 ही है। अब मुझे है ना ये एक्सेलरेशन के बारे में मैंने बता दिया कि भाई ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसमें एक्सेलरेशन का क्या होता है। तो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स और एक्सेलरेशन के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो अब हम करेंगे बात वेलोसिटी की। तो अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, पहले इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे और उसके बाद वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का उसकी बात करेंगे। तो हमको यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको मैंने आपको वेक्टर, कोई भी वेक्टर का रिजोल्यूशन कैसे होता है वो मैंने आपको सिखाया था 2 डायमेंशन में। तो अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है, कोई मुझे बताएगा मुझे क्या लिखना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो मुझे क्या? V naught x equals to V V naught naught cos cos theta. theta। वेरी वेरी गुड। कौन बोला? प्रेरक। हे वेरी प्रजक। गुड। और मुझे ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या? V naught y V equals naught to V naught sin sin theta। theta. V naught sin theta। क्या ये चीज आपके जहन में है? क्या चीज ये चीज आपको Yes, पता sir. है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो हमने ये वेक्टर इनिशियली सम वी हैड थ्रोन दिस ऑब्जेक्ट विद सम वेलोसिटी एट द एंगल थीटा। इसको मैं थीटा नॉट बोलूंगा बिकॉज ये जो एंगल जो ऑब्जेक्ट का होता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ वो कंटिन्यूअसली बाद में चेंज होता जाएगा। ये कोई फिक्स्ड, इनिशियली कोई फिक्स्ड एंगल पे मैंने थ्रो किया है, बट उसके बाद तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे तो वो, अगर मैक्सिमम हाइट पे अगर आप वेलोसिटी सोचो तो वो तो आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है। तो जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसका टेंजेंट ऐसे एज ए हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल 100% है, तो उसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 हो जाएगा। मतलब मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि ये जो एंगल है वो इनिशियल एंगल है, उसके बाद एंगल भी चेंज होता जाएगा। चलो ये इनिशियल वेलोसिटी के मैंने कंपोनेंट निकाल दिए। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। टी टाइम के बाद मतलब थोड़ा टाइम पास करते हैं, टी टाइम जितना इंटरवल को हम पास होने देते हैं, तो अब उसके बाद वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या होने चाहिए वो मुझे आपके पास से सुनना है। वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। चलो तो हम उसके भी एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट डिस्कस करेंगे आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसमें भी हम वो दोनों चीज करेंगे। अरे कौस्तव है वहां पे? कौस्तव, कौस्तव, कौस्तव इज देयर? कौस्तव? ओके, नहीं है। इसका पता नहीं चल रहा है बच्चे का लेक्चर में। आप बुलाते ना तभी नहीं होता है। हाँ सही बात है, लेक्चर में अटेंटिवली काम नहीं करता और फिर मतलब वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम। चलो मुझे ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कैसा मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट Constant acceleration. अरे हॉरिजॉन्टल की और बात। वेलोसिटी। हाँ, Velocity. Velocity constant. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जो होगा वही तो उसका कोई भी टाइम पे वेलोसिटी वही का वही रहेगा। यस। वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जो भी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में इनिशियली था वही वेलोसिटी उसका फाइनल भी रहेगा। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस उसको vx बोलता हूं, तो vx शुड बी इक्वल्स टू v नॉट x। मतलब इनिशियली जो है वही उसका टी टाइम के बाद रहेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू आउट द मोशन, पूरे मोशन में उसका वेलोसिटी v नॉट cos थीटा ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। क्या ये चीज आपको समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. कोई मुझे बताएगा वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में अगर सोचे तो वर्टिकल अज्यूमिंग दैट द वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज vy, तो मुझे यहाँ पे कोई बताएगा क्या लिखना चाहिए मुझे? P naught y. सर V naught माइनस जी आएगा. P naught y. हाँ, V naught sin theta. जीरो बोलो क्या आएगा? सर माइनस जी भी आएगा ना इसमें. सही बात है। तो फ्रेंड्स V naught sin theta minus GT. हाँ, तो फ्रेंड्स आपको पहले कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? v इज इक्वल्स टू v0 प्लस at। मतलब अगर आप y डायरेक्शन की बात करते हो तो v नॉट y a y t। चलो क्या ये आपको समझ में आया? देखो फ्रेंड्स, वर्टिकल डायरेक्शन में बताओ कैसा मोशन है? बोलो पहले तो मुझे ये बताओ कि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कैसा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाँ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला है। तो फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले वो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन आफ्टर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन? तो आपको पता है कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन में टी टाइम के बाद का जो फॉर्मूला है वो तो v नॉट प्लस at है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आप y डायरेक्शन की बात करते हो तो यहाँ पे इनिशियली भी y डायरेक्शन का ही वेलोसिटी लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन का लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द y डायरेक्शन? V naught sin theta. v नॉट sin थीटा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन? चलो ay क्या है देखो यहाँ पे आगे लिखा है। Minus G. Minus G. Minus GT. हाँ, माइनस जी, और t तो रहेगा t ही। लो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. जयवल इज देयर। जयवल, आपके वहां से आवाज बहुत आती है। Yes, sir. ओके, तो क्या ये बात समझ में आया आपको? यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कुछ नहीं कराऊंगा, आपको ही करना है, आपको ही मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है। मैंने अभी तक क्या किया? मैंने एक्सेलरेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, उसके दो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने डिराइव किए। इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने डिराइव किए। एंड आफ्टर टी इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, वो भी हमने यहाँ पे डिराइव किया। अब मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने वाला हूँ। अभी जो हमारा टारगेट है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद हम वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट मुझे फाइंड करना है। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में सोचेंगे। डिस्प्लेसमेंट एट टी टाइम। okay, so displacement after t time I want to find। तो सोचो फ्रेंड्स के हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन है वो तो कैसा है? हॉरिजॉन्टल Constant velocity वाला. हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाले मोशन में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। किसी को याद है कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास? Displacement equal to velocity into time. वेरी गुड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बट आपको ऐसा सोचना है कि हम एक्स डायरेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे एक्स, एंड एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कौन सा है? वी नॉट एक्स वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स किस कौन सा है? V naught cos theta. T. देखो एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है, कोई भी इनिशियल या फाइनल कोई भी ले लो, तो वो तो वी नॉट कोस थीटा है ना। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैंने अज्यूम कर लिया कि एक्स है, और वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन का मुझे पता है कि वी नॉट कोस थीटा ही है, एंड टाइम तो टाइम ही है। चलो अब मुझे सोच के बताना, चलो कोई बता पाएगा y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड बी द फॉर्मूला आई राइट हियर? V naught V naught sin theta minus sin theta into T minus half.
हाफ GT स्क्वायर। वेरी गुड। देखो आपको फॉर्मूला पहले तो ये सोचना है कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है। तो बोले वर्टिकल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो फॉर्मूला है v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको करना क्या है कि आपको y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी प्लेस करना पड़ेगा एंड y डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन प्लेस करना पड़ेगा। तो y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कौन सा है भैया? तो वो तो v नॉट और साइन थीटा नॉट sin theta minus इंटू टी, और हाफ a के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? तो y डायरेक्शन का आप देख सकते हो कि एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का मुझे क्या मिला है, उसका y कंपोनेंट क्या है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे। माइनस जी। हाँ, तो वो हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो क्या फ्रेंड्स ये इक्वेशंस आप समझे यहाँ पे? यस सर। सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसमें फाइनल वेलोसिटी लेंगे ये y में, तो वो अलग हो जाएगा ना? नहीं, तो वही मुझे ये बताओ कि ये जो फॉर्मूला है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, उसमें क्या है, फॉर्मूला में क्या है? इनिशियल वेलोसिटी तो फिर आपको फॉर्मूला क्यों चेंज करते हो भैया? जो फॉर्मूला थोड़ी ना बिगाड़ सकते हो आप, यू कैन नॉट चेंज। वो तो फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा ना आपको। तो जो फॉर्मूला तो जो लगाना है वही लगाना पड़ेगा आपको। वहां पे अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो आपको इनिशियली लेना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक द फाइनल वेलोसिटी बिकॉज इट इज इन द फॉर्मूला। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके। सर टी दोनों में मल्टीप्लाई होगा? कहाँ पे दोनों में? मतलब जो फॉर्मूला है इसी हिसाब से लिखना है, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो जहाँ पे टी है वहां पे टी लिखा, जहाँ पे टी स्क्वायर है वहां पे टी स्क्वायर लिखा। अच्छा हाँ सर, ओके। मैंने फॉर्मूला ही अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया है। यस सर। सर वर्टिकल डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये रहा ना, ये रहा, ये हमने यहाँ तो लिखा, ये रहा, देखो आपके, ये रहा ना, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये रहा, देखो दिखा। मतलब सर ये प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी सम आए उसमें हमें ये फॉर्मूला लगाने। अभी तो देखो, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूला बाकी है। अभी तो हम बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट। सर ये सब याद रखनी है कि? हाँ, तो ये इसमें सिंपल सी तो चीज है, उसमें कुछ नया तो नहीं है। उसमें आपको याद क्या रखना है? खाली एक ही चीज याद रखनी है आपको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट और वर्टिकल में बस उसी के बेस पे सारा कुछ है, उसी के बेस में। मैंने तो देखो ये इक्वेशन आप लोगों ने ही बनाया है, मैंने तो बनाया नहीं है, आप ही आंसर दे रहे हो। तो दैट्स इट। आप एक आध दो बार खुद लिखोगे ना ये टॉपिक, तो आपको आराम से ये फॉर्मूला भी याद रह जाएंगे। ओके। ओके सर। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट हमने उसका इंट्रोडक्शन दिया है। अब देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं। और जो चीज इंपॉर्टेंट चीज तो अब स्टार्ट होगी। तो अब हम यहाँ पे 3-4 चीज हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो अब हम डिराइव करेंगे 4 चीज हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब ऐसा हुआ कि ऐसा इक्वेशन के जिसमें एक्स एंड वाई दोनों के साथ में रिलेशन है, एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशन है उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। उसके बाद हम करेंगे मैक्सिमम हाइट का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद हम टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट, वो इसके लिए जो टाइम लगता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट भी डिस्कस करेंगे, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जो ऑब्जेक्ट जमीन से स्टार्ट हुआ और वापस से जमीन पे आ गया तो वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम रेंज डिस्कस करेंगे। रेंज का मतलब वो कितना, मतलब जहां से स्टार्टिंग होके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहां पे वो वापस से ग्राउंड पे आता है, तो वो जो डिस्टेंस है उसको रेंज बोलते हैं। और ये जो रेंज इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन द वॉर। आपको आप जब कोई मिसाइल फेंकते हो या फिर कोई बॉम्ब फेंकते हो तो ये रेंज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, कहाँ तक वो जा सकता है। इसको रेंज बोलते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो ये मैक्सिमम हाइट हम फाइंड करेंगे, रेंज का फॉर्मूला हम फाइंड करेंगे,
टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, हम टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट, ये 5 चीज अभी हमको कर, सारे फॉर्मूला आपको याद भी रख, फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, आपको याद रह जाएगा। मैं आपको ऐसा लास्ट में ऐसा ट्रिक दूंगा कि ये सारे फॉर्मूला आपको याद भी रह जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सर वो आप हमारे वो पुराने शॉर्टकट है उससे उसमें ये वैल्यूज रख के फिर हो सकता है ना? इसमें वो पुराने मतलब देखो वो वो जो पुराना फॉर्मूला था उसमें क्या था केस, आपने ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली ऊपर की तरफ फेंका था, इट वाज नॉट द प्रोजेक्टाइल मोशन, दैट वाज द केस ऑफ द ओनली वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन ऑब्जेक्ट। तो वो जो शॉर्टकट्स थे वो एग्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे, बट लास्ट में वो ट्रिक के साथ हम उसको याद कर देंगे, वो लास्ट में उसका हमको यूज भी होगा, बट वो डायरेक्टली अभी हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वो केस अलग था, ये केस अलग है। वहां पे 2 डायमेंशनल मोशन ही नहीं था, वहां पे हमने जस्ट ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था और यहाँ पे हमने कुछ एंगल बना के थ्रो किया हुआ है। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, वो 2 डायमेंशनल मोशन नहीं था, तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। बट तो भी मैं ऐसा बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ उसका यूज होगा, वो कैसे वो लास्ट में आपको पता चलेगा। अभी मैं क्या करूँ, अभी हम क्या करेंगे, सबसे इक्वेशन ऑफ हम Equation इक्वेशन of ऑफ ट्रैजेक्टरी trajectory. डिराइव करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाकी के सारे जो चीज है वो हम 1 बाय 1 ले लेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टारगेट है वो क्या है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी डिराइव करेंगे। The very first step is a equation of trajectory। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या हुआ कि जो x एंड y के बीच में जो रिलेशन है उसको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं, इसको मैं 5 बोल देता हूं। चलो अब हमारा जो टारगेट है वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 कैन आई से टाइम इज इक्वल्स टू x अपॉन v नॉट कोस थीटा? यस सर। चलो Yes. चलो अब मुझे आप बताओ कि अब मैं क्या करूं। अब सिंपल सी चीज करना है, आपको पता है क्या करना है। अब मैं क्या करूं? 5th इक्वेशन में वैल्यू डालना। परफेक्ट Time परफेक्ट, के खत्म, पूरा- ये क्वेश्चन खत्म हो गया। जिसने ये आंसर दिया उसके लिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, ये टाइम का जो वैल्यू है वो मैं 5th इक्वेशन में उसका सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। हमारा जो टारगेट है वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। अब आपको पहली बार पता चला कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होता क्या है। तो मैंने बताया कि एक्स एंड वाई के बीच में जो रिलेशन है उसको ही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं। तो हमारे पास एक्स का भी फॉर्मूला था, वाई का भी फॉर्मूला था, बट मुझे प्रॉब्लम कर रहा था टाइम, बिकॉज मुझे एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन चाहिए था, मुझे एक्स एंड वाई का टाइम के साथ रिलेशन नहीं चाहिए अभी। तो मैंने क्या किया कि कोई एक फॉर्मूला में से टाइम को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया और दूसरे फॉर्मूला में उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब जो मिलेगा वो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा। टाइम के बदले मुझे लिखना पड़ेगा x अपॉन वी नॉट। देखो तो थोड़ा मुझे आगे से लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फॉर्मूला। ओके, फिर से मैं एक बार लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट, टाइम के बदले में लिखूंगा x अपॉन वी नॉट कोस थीटा नॉट माइनस हाफ g टी स्क्वायर के बदले x अपॉन एक्स अपॉन नॉट कोस थीटा नॉट का स्क्वायर। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अब हम। तो फ्रेंड्स ये वी नॉट क्या होगा, वी नॉट कैंसिल हो जाएगा ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, और साइन अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा, tan टेन थीटा। थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा।
तो क्या फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको समझ में आया फ्रेंड्स? ये Yes. तो दैट इज व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो ये जो है इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यस सर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको मैं है ना ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूँ कि इट इज लाइक अ y is equals to ax minus bx square. It's like a y is equals to ax minus bx square and ये जो ax प्लस और माइनस bx square जो होता है ना वो मैथ्स वाले बच्चे पढ़ेंगे। ax प्लस और माइनस दोनों, यहाँ पे तो वैसे माइनस आ रहा है बट प्लस और माइनस दोनों, ये जो फॉर्मूला होता है वो हमको पैराबोला का फॉर्मूला होता है। And this is the equation of parabola। वो मैथ्स में आप पढ़ोगे, बायोलॉजी वाले में को मैंने बता दिया, मतलब खत्म बात। मैं जो हूँ बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ, ऐसा मान लेना है। तो ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला का है। एंड इसी के वजह से तो हमको ये पता चला कि इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। पैराबोला। देखो अब यहाँ पे इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथ्स एंड फिजिक्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन का जो पाथ है वो कैसा है वो जानने के लिए आपको उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड, इसीलिए तो उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, इसीलिए तो उसको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बोलते हैं कि उसका ट्रेजेक्टरी कैसा होता है वो हमको पता चल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसका ट्रेजेक्टरी, उसका पाथ कैसा होता है वो अगर फाइंड करना है तो आपको उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। और जब ये x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड करोगे और मैथ्स के कंसेप्ट यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैथ्स के अंदर दिया हुआ है कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये इक्वेशन होगा, पैराबोला है तो ये होगा, हाइपरबोला है तो ये होगा, एलिप्स है तो ये होगा, सर्कल है तो ये होगा, वो सारे इक्वेशन मैथ्स में है। मैं ये आपको जब जरूरत होगी तब मैं आपको बता दूंगा, अभी जरूरत है पैराबोला का। तो पैराबोला का इक्वेशन मैंने बता दिया कि भाई पैराबोला का इक्वेशन ax प्लस और माइनस bx के हिसाब से होता है। तो अब जाके मैथ्स के, हाँ बोलो सर। ट्रेजेक्टरी मतलब डिस्टेंस ही ना? नहीं, ट्रेजेक्टरी पाथ कैसा है, ट्रेजेक्टरी सिंपल वर्ड है ना। ट्रेजेक्टरी मतलब उसका जो पाथ ट्रेसिंग कैसा है, उसका पाथ कैसा है, सर्कुलर है, किस टाइप का है उसका। अच्छा ओके। उसी को तो ट्रेजेक्टरी बोलते, इंग्लिश वर्ड है ट्रेजेक्टरी। तो वो लास्ट इट इज लाइक के बाद वो इक्वेशन कैसे बना है वो एक बार फिर से बताओ। कौन सा इक्वेशन बताओ मुझे? वो लास्ट वैल्यू, अच्छा मैं बता दूं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया वो पता चला आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट टी का मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया y फॉर्म। वो सब पता चल। अब देखो चलो अब ये हाँ बोलो क्या पता नहीं चला? if y is equals to ax minus bx अच्छा देखो, हाँ ये हो गया हमारे लिए a, राइट? यस सर। ये हो गया हमारे लिए b, तो ax माइनस bx स्क्वायर। सिर्फ एज्यूम ही किया ना सर कि ये नहीं, मैं बताऊं। देखो ये है ना, ये कांस्टेंट है। देखो ये थीटा नॉट का वैल्यू कोई फिक्स्ड ही होगा, जैसे हमने 45 एंगल पे थ्रो किया तो ये कोई फिक्स्ड है, a एंड b आर द फिक्स्ड वेरिएबल। तो ये tan थीटा नॉट का वैल्यू फिक्स्ड है और ये v नॉट भी हमने कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को थ्रो किया होगा। तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि ये x का जो कोफिशिएंट है ना वो कुछ वैल्यू आएगा, वो आप जब 45 या ऐसा कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 5, 10 या कुछ भी मिल सकता है, मतलब वो पर्टिकुलर कोई रियल नंबर मिलेगा आपको। तो उसको मैंने a बोल दिया और यहाँ पे जो चीज उसके ये जो आंसर आएगा उसको मैंने b बोल दिया, बिकॉज ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये x स्क्वायर के अलावा यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। देखो y एंड x दोनों वेरिएबल है, क्यों? बिकॉज टाइम के साथ उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से भी पता चल रहा है, देखो टाइम के साथ x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। बट v नॉट जो हमने इनिशियली जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वो वेलोसिटी और इनिशियल एंगल जो वो तो फिक्स्ड ही रहने वाला है। तो ये a का मतलब क्या हुआ, कोई कांस्टेंट हियर, a and b are the constant where x and y are the variables।
तो ये कांस्टेंट है, ये बी भी कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूला में भी आप देख सकते हो कि x का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम a बोल सकते हैं। एंड एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में आता है वो भी कुछ कांस्टेंट है, तो उसको हम b बोल सकते हैं। तो इसके वजह से मैंने ax माइनस bx कर लिखा। नाउ इट इज क्लियर टू यू। यस सर। तो अब जाके आपको पता चला कि ये पाथ पैराबोलिक होता है। हमने इसको, हमको देख के तो लगता था, बट मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। देख के तो हमको लगता था कि ये पाथ पैराबोलिक है, मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया। तो चलो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो मैंने आपको बोल दिया, अब दिखा दिया। अब हम दूसरा चीज ऐसा है कि वी विल फाइंड द टाइम फॉर द मैक्सिमम हाइट। अब जो हमारा दूसरा जो टारगेट है वो टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम कितना लग रहा है वो अभी मुझे फाइंड। चलो, कोई मुझे सोच के बताएगा कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तब क्या होगा। हेलो। फाइनल वेलोसिटी जीरो। अच्छा, गुड। आपने जो बोला वो सही है, बट थोड़ा उसको प्रिसाइज करना पड़ेगा। आपने ऐसा बोला कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो उसका वेलोसिटी एट दैट टाइम जीरो होगा, बट उसको आपको थोड़ा प्रिसाइज करना पड़ेगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन है, तो थोड़ा आपके आंसर को थोड़ा प्रिसाइज करो। नो डाउट आपका आंसर सही है कि भाई वेलोसिटी जीरो होता है, बट मैंने बताया ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो आपको थोड़ा और प्रिसाइज करना पड़ेगा आपके आंसर को। वी नॉट या फिर वी नॉट साइन थीटा माइनस जीटी। नहीं, कोई बोला, कोई बीच में कोई बोला। नहीं। वी नॉट साइन थीटा माइनस जीटी जीरो। हाँ, तो ये बात है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होने वाला नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसका वेलोसिटी चालू ही रहने वाला है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसी के वजह से तो वो मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जा ही रहा है, बट कौन सा वेलोसिटी जीरो होगा उसका? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल। हाँ, तो अब मोर प्रिसाइज आंसर इज व्हेन ऑब्जेक्ट अचीव मैक्सिमम हाइट its vertical velocity becomes zero। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया? मतलब क्या? when the t becomes time of maximum height, when the t becomes time of maximum height, its vertical velocity becomes zero। मैथमेटिकली मैंने ये बताया। चलो, ये समझ में आया फ्रेंड्स आपको? तो अब हम क्या करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखेंगे, और क्या करेंगे, टाइम, अगर मैं वर्टिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है जो यहाँ पे ये रहा, देखा आपने, तो उसमें अगर मैं t के बदले tm लिख दूं, तो मुझे कंपलसरीली क्या करना पड़ेगा, vy के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? जीरो लिखना पड़ेगा। बिकॉज अगर t के बदले मैंने tm लिख दिया, मतलब मैंने मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम हाइट करने का टाइम वहां पे लिख दिया, तो एट दैट टाइम होता क्या है, तो एट होता है, तो मुझे अगर t के बदले में tm लिखता हूं तो मुझे vy के बदले जीरो लिखना ही पड़ेगा। हाँ सर। तो क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। तो अगर ये फॉर्मूला में अगर मैं t के बदले tm लिखता हूं तो मुझे vy के बदले जीरो लिखना ही पड़ेगा, तो लिखा मैंने। अब खत्म बात। अब ये gtm को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाओ, उसके बाद tm को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, और इसके बाद tm को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दो, तो आपको टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मिल जाएगा कि जब ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा वो टाइम आपको मिल जाएगा। तो मैं उसको सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाता हूं tm को, तो ये जो फॉर्मूला है वो ये आपको याद रखना है। चलो, क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट हमको यहाँ पे मिल गया। चलो, अब मैं ना मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने वाला हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट इटसेल्फ। मुझे ये सोच के बताओ कि मैक्सिमम जो हाइट है वो पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्टेंस है या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्टेंस है, मुझे ये बताओ। वर्टिकल। वर्टिकल।
मैक्सिमम हाइट है जो है, कोई हॉरिजॉन्टल बोला भाई, हॉरिजॉन्टल कैसे होता है भाई, ये हाइट का मतलब ही वर्टिकल हुआ ना यार। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है वो ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा कह सकते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला है हमारे पास? कौन सा इक्वेशन हमको वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, बताओ तो मुझे। V0 है, फिफ्थ इक्वेशन, V0 होगा। मुझे 1 2 3 4 5 बताओ कौन सा इक्वेशन जो है मुझे। फिफ्थ, फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन, वेरी गुड। तो फिफ्थ इक्वेशन में मैं क्या करूं, फिफ्थ इक्वेशन में मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे हाइट मिल जाए, मैक्सिमम हाइट मिल जाए, सोच के बताओ। फिफ्थ इक्वेशन में ऐसा मैं क्या करूं कि जिसके द्वारा मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाए। टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट की वैल्यू डाल। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एकदम बढ़िया। अगर हम यहाँ पे t के बदले 1 लिख देंगे तो मुझे 1 सेकंड के बाद कितना हाइट है वो मिलेगा। अगर मैं t के बदले 2 लिखूंगा तो मुझे 2 सेकंड का, ये पहले 1 सेकंड का मिलेगा, फिर उसके बाद 2 लिखूं तो 2 सेकंड का मिलेगा, 3 सेकंड का हाइट मिल जाएगा, 4 सेकंड लिखूं तो मुझे 4 सेकंड का हाइट मिल जाएगा। अगर मैं t के बदले tm लिख दूं, मैक्सिमम हाइट का टाइम ही लिख दूं, तो मुझे अब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ही मिलेगा। तो क्या ये लॉजिक समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। देखो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं एक भी क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आपने आंसर दिया उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा। बट क्या ये आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम हाइट को फाइंड करने के लिए हम, पहली तो बात ये है कि मैक्सिमम हाइट जो है ना वो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, वो तो कन्फर्म, वो डिस्प्लेसमेंट है हाइट का मतलब। तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो उसी को देखना पड़ेगा पहले। तो पहले मैंने क्या किया कि वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखा मैंने। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मुझे पता चल गया कि अगर ये फॉर्मूला में मैं टी के बदले टी एम लिख दूं तो तब जाके जो मुझे वाई मिलेगा वो मेरा एच होगा, वो मेरा मैक्सिमम हाइट होगा। तो वो करेंगे अब वही करेंगे हम। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस, गुड। देखो फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही मायने रखता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, एंड ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स, मतलब स्कूल के एग्जाम के लिए, और आगे के फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ही काम का है। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें अभी 3-4 चीज फाइंड करना बाकी है। तो हम पहुंचे हैं अभी मैक्सिमम हाइट पे, दैट इज द नंबर 3। तो हमारा अभी जो टारगेट है वो क्या है? तो सीधा मैक्सिमम। हाइट। देखो आप फिजिक्स को थोड़ा टाइम देना फ्रेंड्स, उसको थोड़ा, आप एक दो चीज आपको करना है फिजिक्स में। अगर आपको बहुत ही मजा लेना है ना, तो उसको क्या करना है कि आपको डे बाय डे वर्क करना है। पहली चीज, फिजिक्स है ना टोटली इंटर रिलेटेड है, कंसेप्ट कंटिन्यूअसली एक दूसरे के साथ मैशअप हो गए। मैशअप का मतलब एक दूसरे में यूज हो गए। तो डे बाय डे वर्क करोगे ना, तो ये आप कहीं ना कहीं, कहीं पे भी, कहीं कोई भी कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा कहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। और थोड़ा उसको टाइम देना, थोड़ा होमवर्क करते टाइम थोड़ा सोचना, थोड़ा समझना, और थोड़ा टाइम देना। तो फिजिक्स में जो मजा है ऐसा मजा कहीं पे भी नहीं है। देखो केमिस्ट्री, मैथ्स, ये जो सारे सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी, उसमें आप रियलाइज नहीं कर सकते हो, जीवन के साथ उसको जोड़ नहीं सकते हो। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आपको एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टॉपिक इज लिंक्ड विद अवर डे बाय डे लाइफ। बहुत ही मजा है, बट थोड़ा समझ के, थोड़ा पेशेंस, आपके पास दो चीज होनी चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, पेशन भी होना चाहिए। दो चीज अगर आपके पास है तो फिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हम जा रहे थे मैक्सिमम हाइट पे। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं टाइम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट का टाइम लिख दूं, तो मेरा जो y जो है ना वो क्या बन जाएगा, h बन। अब y का जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है, y का फॉर्मूला क्या है, y का जो फॉर्मूला है वो मुझे पता है। और y का फॉर्मूला क्या है वैसे? y का फॉर्मूला है v नॉट साइन साइन थीटा नॉट थीटा नॉट t टी एम माइनस 1 बाय 2 GT स्क्वायर। अब करेंगे वही चीज कि t के बदले tm लिखेंगे तो y के बदले h लिखना पड़ेगा। चलो, क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। बट अब ये tm का फॉर्मूला क्या है वैसे, अभी डिराइव किया हमने। V वी नॉट नॉट साइन साइन थीटा बाय थीटा 2। नॉट अपॉन जी। ओके, तो पुटिंग दिस वैल्यू,
रुजु इज देयर? रुजु, रुजु, सर इज देयर? सर हाँ बोलिए। सर वो नेटवर्क चला गया था, एक बार फिर से समझाओ। कहाँ से चला गया आपका नेटवर्क? सर टीएम से आपने लिखा था सर। हाँ तो कुछ भी नहीं किया है। देखो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर मैं टाइम के बदले टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ले लेता हूँ तो हमारा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ये तो ये आपने मैंने डिस्कस किया, ये आपको पता चला। यस सर। अब मेरा वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो उसका फॉर्मूला हमको ये पता है, ये हमने डिराइव किया हुआ है, राइट। ओके सर। ये v नॉट साइन थीटा टी प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर हमने वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आगे लिखा था। ओके अब मैं क्या, मैं t के बदले अगर tm लिखता हूँ, t के बदले tm लिखता हूँ तो y के बदले क्या लिखना पड़ेगा? एच। h। तो मैंने वही किया, देखो t के बदले मैंने tm लिख दिया तो y के बदले मैंने h लिखना पड़ेगा। बट अब tm है क्या? अब tm तो अभी डिराइव किया हमने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट v नॉट साइन थीटा 0/g। तो अब हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये tm के बदले लिखेंगे v नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी माइनस हाफ जी टीएम स्क्वायर, मतलब वी नॉट साइन थीटा 0/g का स्क्वायर। चलो क्या फ्रेंड्स ये आपको पता चला? यस यस सर। सर। Yes, sir. चलो Yes, अब sir. ये वी नॉट को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? वी नॉट इंटू वी नॉट We not वी नॉट square. स्क्वायर। साइन थीटा क्या हो नॉट जाएगा? स्क्वायर Sin साइन square. स्क्वायर थीटा नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई जी अपॉन जी। माइनस माइनस हाफ नॉट साइन हाफ स्क्वायर नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा नॉट बाई जी स्क्वायर। बट बाई जी स्क्वायर इंटू जी, तो एक जी ऊपर है, जी स्क्वायर है तो नीचे क्या बचेगा? जी। G. अब मुझे ये बताओ कि अगर एक में से हाफ चला जाए तो क्या बचेगा? 0.5 हाफ हाँ तो ये देखो ये 1 वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है और ये हाफ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है। तो एक में से हाफ चला जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा भैया? हाफ वी नॉट मैक्सिमम हाइट। स्क्वायर बाय तो ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/2g। क्या मैं हूँ फ्रेंड्स? यस सर। सर। ये मुझे मिल गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब दो चीज ही बाकी है, अब मुझे एक रेंज फाइंड करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। चलो तो क्या ये आपको समझ में आया भैया? यस सर यस यस सर। चलो अब मेरा जो टारगेट है वो ये है कि मैं टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करूं। सर बोलो। सर ये लास्ट स्टेप पता नहीं चला। अरे मैंने बताया ना, अगर एक में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा? एक में से हाफ चला जाए तो कितना बचेगा? ओके ये लास्ट स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो एक काम करो, चलो ये वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/g, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0/g को कॉमन ले लो, उसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा इन ब्रैकेट? 1/2। हाँ तो बस खत्म, बात खत्म। ओके सर। वी नॉट स्क्वायर नहीं नहीं 1/2 आप गलत बोले, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 1/2 बचेगा। वी नॉट स्क्वायर सर स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन लोगे तो 1 माइनस 1/2 बचेगा और उसका हाफ होगा लास्ट में। ओके सर। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। ओके तो अब मुझे करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अब मुझे सोच के बताओ कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये फ्लाइट खत्म होगा तब क्या होगा? ओके लुक एट द फिगर, कम टू द फिगर। देखो ये लुक एट दिस अवर मेसी को देखा? ग्राउंड पे आ जाएगा। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होगा तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा। चलो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा तो क्या होगा? वेलोसिटी 0 है। गंदी बात, चलो गंदी बात, फाइनल वेलोसिटी फाइनल अरे गंदी बात ऐसा। वर्टिकल अरे नहीं भैया मेरी बात, हॉरिजॉन मेरी बात सुनो भाई। ऐसा होता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट को अगर 50 मीटर पर सेकंड के, अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप
5 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हो, तो जब वो वापस आता है ना तो उसका वेलोसिटी वही होता है, 5 मीटर पर सेकंड ही होता है। वो तो ग्राउंड के साथ कोलिजन होने के बाद वो एनर्जी लॉस करता है, वो अलग चीज है। बट सर क्या बोले, फिर से बोलो। हाँ, जब आप कोई ऑब्जेक्ट को, सपोज के मैं कोई ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड, तो वो ऊपर जाके फिर वापस आएगा ना, तो उसका वेलोसिटी जब वापस आते टाइम भी वही होगा, 10 मीटर पर सेकंड ही होगा। मतलब आपने जितने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ना, ऑब्जेक्ट उतने ही वेलोसिटी से वापस आएगा, कंसीडरिंग द आइडियलिस्टिक सिचुएशन। कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है ऐसा मान के चले, तो जितने वेलोसिटी के से आपने जो ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऑब्जेक्ट उतने ही वेलोसिटी से वापस आएगा। जब ऐसा बोलते हो कि भाई जब ऑब्जेक्ट वापस आएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो ग्राउंड के साथ कोलिजन होगा और उसमें वो एनर्जी लॉस करेगा, उसके बाद उसका वेलोसिटी 0 होता है, वो अलग चीज है। बट जब ऑब्जेक्ट वापस आता है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि वो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। वो तो जितने वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है उतने ही वेलोसिटी से वो वापस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो वेलोसिटी 0 ये बात गलत है। तो एक्सेलरेशन? नहीं, एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। चलो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। हाँ परफेक्ट। चलो अब मुझे थोड़ा प्रिसाइज बताओ, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एक्स डायरेक्शन। अरे भैया, वाई 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 वर्टिकल। वाई डिस्टेंस, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0। देखो आप ध्यान से देखो तो वो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है ना। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? यस सर। यस यस सर। ये क्लियर हुआ अभी? यस सर। यस सर। जब ऑब्जेक्ट अर्थ पे वापस, ग्राउंड पे वापस आता है, तो उसका कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट 0 होता है? वाई वाई डायरेक्शन। वर्टिकल। वाई। हाँ, तो अब मैं वो चीज यहाँ पे लिखता हूं, तो मुझे लिखना क्या चाहिए? when the object comes back to the when object comes back to ground, it's a vertical displacement becomes 0। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाएगा, फ्लाइट का टाइम जब खत्म हो जाएगा, तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस और नो? यस सर। यस सर। चलो अब ये वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो हमारे पास है, y सर नॉट साइन थीटा 0t माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये तो हमारे पास है। बट अगर मैं यहाँ पे t के बदले में टाइम ऑफ फ्लाइट TF लिख दूं, तो मुझे कंपल्सरी y के बदले क्या लिखना पड़ेगा? 0। तो डूइंग दैट थिंग, डूइंग दिस, तो मैं है ना t के बदले में टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दूं, तो डेफिनेटली मुझे y के बदले 0 लिखना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे वापस आ गया, तो y डायरेक्शन का उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। ऑब्वियस चीज है। चलो एक TF को कैंसिल करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हाफ GTF स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड तो बाकी बचेगा यहाँ पे V नॉट साइन थीटा 0 TF। अब ये TF को कैंसिल कर दो, एक TF एक पावर कैंसिल, एक कैंसिल। अब जो बाकी TF बचा उसको सब जगह इक्वेशन बना दो, तो क्या हो जाएगा? 2V नॉट साइन थीटा नॉट बाय G। तो क्या ये चीज समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आना लाजमी था। पूछो क्यों? ये फॉर्मूला आना वो ऑब्वियस था। पूछो क्यों? क्यों? सोचो फ्रेंड्स, सोचो आप कि ऑब्जेक्ट जितने टाइम पे मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उतने ही टाइम पे वो वापस जमीन पे आएगा। तो जो टाइम जमीन पे आने का था वो कितना होना चाहिए लॉजिकली? डबल होना चाहिए। तो देख लो, आप देख लो मैक्सिमम हाइट का टाइम क्या है? V नॉट साइन थीटा नॉट बाय G। हाँ सर। हाँ। और फिर आप ये भी देख लो, 2V नॉट साइन थीटा नॉट बाय G। हाँ तो ये भी देख लो आप कि ये क्या है, तो 2V नॉट साइन थीटा 0 बाई G है। तो फाइनली क्या कह सकते हैं हम, हमारा जो लॉजिक था, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना,
वो मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है उससे डबल होना चाहिए, तो हो रहा है, लॉजिकली हमारे लॉजिक के साथ कंपेटिबल है, करेक्ट है। तो क्या ये बात समझ में आया? यस सर। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? अब ये Yes. लास्ट पार्ट, ये जो टॉपिक है उसका लास्ट पार्ट, अब क्या फाइंड करेंगे, कोई मुझे बताएगा? रेंज। रेंज। हाँ, रेंज किसको बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा रेंज क्या है? डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस टोटल कवर्ड बाय डिस्टेंस द कवर्ड बाय डिस्टेंस। वो कौन सा वाला डिस्टेंस है? आप थोड़ा हॉरिजॉन्टल। 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 एग्जैक्टली, ये है ना 2 डायमेंशनल मोशन है, तो यू हैव टू प्रिसाइज योर आंसर, यू हैव टू प्रिसाइज योर आंसर कि कौन सा वाला 2 डायमेंशन है ना, इसलिए। तो हम अब क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि तो आई कैन से द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय द ऑब्जेक्ट, maximum horizontal displacement of the object, that is range, उसको ही रेंज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट है, तो बोले हॉरिजॉन्टल वाला। तो एक काम करते हो, हॉरिजॉन्टल वाला डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, पहले उसका फॉर्मूला तो लिख देते हैं, बाकी सब बाद में सोचते हैं। तो रेंज के लिए मुझे लिखना किसका फॉर्मूला पड़ेगा, तो कि भाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का लिखना पड़ेगा, बिकॉज उसका डेफिनेशन ही वही है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो वो तो देखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, तो देख लो भैया, एक बार देख लो। चलो मैं एक बार बैक करता हूँ। वी नॉट कॉस थीटा नॉट इनटू टी। परफेक्ट, तो अभी बैक करने की जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, याद है वेलोसिटी इनटू टाइम था, और वेलोसिटी यस सर। हॉरिजॉन्टल, तो वी नॉट कोस थीटा नॉट। चलो अब मैं क्या करूं, इसमें मैं क्या करूं तो मुझे वो रेंज मिल जाएगा। टी को टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू 9th इक्वेशन। हाँ, अगर t इक्वल्स टू 1 सेकंड लिखूं तो मुझे 1 सेकंड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिलेगा, अगर मैं 2 लिखूं तो मैं 2 सेकंड का मिलेगा। बट अगर मैं पूरा टाइम ले लूं, मैं टाइम मुझे पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? यस सर। यस। अगर मैं t के बदले 1 लिखता हूं तो मुझे 1 सेकंड का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अगर मैं 2 लिखता हूं तो मुझे 2। बट मुझे तो पूरा फाइंड करना है, मुझे तो मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैक्सिमम टाइम ही लेना पड़ेगा ना। और मैक्सिमम टाइम कितना है पूरे जर्नी, राइट है। यस। अगर मैं ये जो फॉर्मूला है, किसी के घर से आवाज आ रही है, अगर मैं इसमें t के बदले tf लिख दूं तो ये मेरा x जो है ना वो r हो जाएगा। चलो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो अब हम करते हैं वही चीज। तो x के बदले मैं r लिख रहा हूं, x के बदले मैंने r लिखा, क्यों? बिकॉज मैं t के बदले tf लिखने वाला हूं, इसलिए। अब tf तो क्या है भैया, अब tf है क्या भैया? टाइम ऑफ फ्लाइट। टू वी नॉट। तो है क्या Find your path. भाई जी? क्या ये बात समझ में आया? यस Yes, sir. यस। तो ये हो जाएगा 2 v नॉट वी नॉट square. स्क्वायर कोस Sin साइन theta cos theta by g. साइन sin थीटा इंटू कोस थीटा बाई जी। अब फ्रेंड्स एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट का फॉर्मूला है जो अभी आपको याद रखना है। Sin 2 theta is equal. साइन टू थीटा। इज इक्वल्स टू साइन। किसने बताया आपको ये? मैथ्स में आ Maths वाले गया sir. में आता है। ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। Third chapter. अब आ गया, अच्छा गुड। तो मैथ्स में बच्चों को आने वाला है या आ गया है, बायोलॉजी वाले को मैं बोलता हूं तो उसको मानना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कुछ मैथमेटिक्स इक्वेशन हो गए कि जो मैथ्स में बच्चों को पता हो गए बट बायोलॉजी वाले को पता नहीं है। तो उसके लिए करना क्या है बायोलॉजी वाले बच्चे को, तो सिंपल सी चीज है। तो ऐसे कोई कंसेप्ट आते हैं तो मैंने एक साइड इसीलिए ब्लैंक रखा। देखो मैंने जो नोट्स आपको भेजा हुआ है, मैंने आपको जो नोट्स दिया हुआ है उसमें सामने के साइड आप देखो तो ब्लैंक पेजेस है, एक साइड मैंने प्रिंट करके दिया है, एक साइड ब्लैंक रखा है। उसका रीजन वही है
कि आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ बताना है तो वहां पे बता सकते हो। तो बायोलॉजी वाले को मेरा रिक्वेस्ट है कि ये चीज आपको वहां पे लिख देना है आपको, तो फ्यूचर में रीड करते टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। इज दैट क्लियर टू यू बायोलॉजी स्टूडेंट्स? यस तो ये ऐसे बहुत सारे इक्वेशन नहीं है, थोड़े बहुत 10-15 है पूरे फिजिक्स के अंदर। अगर पूरा फिजिक्स मिला दूं ना तो मैक्सिमम 25 to 30 इक्वेशन है, इससे ज्यादा नहीं है मैक्सिमम। 11-12 सभी चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। बहुत सारे, इतने बहुत सारे नहीं है, मैक्सिमम 30 जितने हो गए 11-12 को मिला के। तो वो आपको क्या करना है कि जैसे जिस टॉपिक के वो जो भी इक्वेशन आता है मैथ्स का, तो आपको सामने के साइड लिख देना है। तो फिर ये 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको वो भी याद रह जाएगा भाई इसका ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर तो अब ये मैं जो ये 2 sin थीटा cos थीटा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ? साइन V नॉट स्क्वायर स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा बाई बाई जी। जी। तो ये जो मिला वो मुझे मैक्सिमम, ये जो मुझे मिला वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब रेंज का फॉर्मूला मुझे मिल गया। तो क्या फ्रेंड्स ये सारे फॉर्मूलास आपको समझ में आया? यस 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 सर तो क्या ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा फ्रेंड्स? यस सर यस बहुत इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। तो आपको ये सारे 10 फॉर्मूलास अभी तक हमने डिराइव किए, वो सारे फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, याद करना है। तो अब थोड़ा और मैं आपको बताता हूँ। कभी आपने सुना है वो बॉल थ्रो करने मैक्सिमम वो फेंकने का, उसका वो गेम का नाम क्या ओलंपिक्स में जो होता है उसको क्या बोल, शॉर्ट बॉल क्या पुल थ्रो क्या बोलते शॉर्ट पुट शॉर्ट पुट हैं? तो कभी ऐसा सुना आपने कि कौन से एंगल पे अगर वो थ्रो करेगा? 45 45 एग्जैक्टली। कहाँ पे सुना ये आपने? कहाँ पे सुना? आपने जो बताया था। मैंने कब बताया? मैंने कभी नहीं बताया ये चीज, मैंने कभी नहीं बताया। नहीं सर, स्कूल के सर ने बताया स्कूल था। में क्या फिर? हाँ स्कूल में बताया होगा। तो वो आप 45 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो ना, तो वो उसका प्रोबेबिलिटी दूर जाने का सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? तो ये इक्वेशन पता चल जाएगा। चलो मुझे ये बताओ कि साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? साइन फंक्शन का 1 वो तो आपको बायोलॉजी या मैथ्स वाले वो सबको पता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, साइन 91 होता है। बाकी सबके लिए साइन का वैल्यू उसके कम होता है। तो मुझे अगर r को मैक्सिमम करना है, अगर मुझे ये r को, ये देखो ये रहा फॉर्मूला मेरा, अगर मुझे ये r को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो साइन 2 थीटा है उसको क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 करना पड़ेगा। अगर मुझे r को मैक्सिमम करना है तो मुझे ये साइन 2 थीटा को, तो सोचो कि ये एंगल में कितना लूँ तो ये 1 हो जाएगा। साइन के 90 थीटा, ये जो एंगल 2 थीटा, यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है 2 थीटा है, तो ये 2 थीटा इक्वल्स टू मुझे 90, 90 तो फिर थीटा इज इक्वल्स टू 45 तो ऑब्जेक्ट, हाँ तो अब जाके आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट को कौन से एंगल पे थ्रो करना चाहिए सो दैट द रेंज बिकम्स मैक्सिमम। यस सर और हाउ मच दैट मैक्सिमम रेंज इज, ये मैक्सिमम रेंज कितना होगा? तो फिर ये साइन 2 थीटा के बदले 1 लिख दो, तो वो आपका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा। तो रेंज है वो नॉट स्क्वायर बाय जी। हाँ, रेंज का जो फॉर्मूला है वो वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है, एंड मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है वो वी नॉट स्क्वायर बाई जी है। तो चलो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? परफेक्ट सर यस सर अच्छा अब मैं आपको मैंने स्टार्टिंग में ऐसा बोला था कि मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बोलूंगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। तो अब देखो ये शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा 1-2 मिनट ध्यान रख दो अभी। चलो मुझे कोई बताएगा, हमने पास्ट में अपवर्ड थ्रो किया था ऑब्जेक्ट को, जब हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया था, ऑब्जेक्ट थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए कुछ 3 फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। किसी को याद है? टाइम ऑफ मैक्सिमम, यस सर वी नॉट तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या था फ्रेंड्स? वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। हाँ वी नॉट बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था वहां पे? 2 V और नॉट बाय किसी को याद है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था?
V naught square by 2g. स्क्वायर बाय 2g। अब खत्म बात। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया है, वहां पे जब हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था वो वी नॉट वेलोसिटी से थ्रो किया था। तो जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं, जब बॉडी को प्रोजेक्टाइल करते हैं तो उसका वर्टिकल डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट नहीं है। जब हम बॉडी को प्रोजेक्टाइल करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी का जो वर्टिकल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो वी नॉट नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी फ्रेंड्स कितना रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? वी नॉट थीटा होता है। क्या समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस करते हो जस्ट लेट मी ड्रॉ द फिगर करेक्टली, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट को वी नॉट वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट करते हो तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो वी नॉट कोस थीटा नॉट है, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वी नॉट साइन थीटा नॉट है। हॉरिजॉन्टल जो है वो वी नॉट कोस थीटा नॉट है। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूला है वो वही का वही है जो हमने लास्ट में जो ये जो था वही का वही है, बट खाली वी नॉट के बदले क्या आएगा? साइन थीटा। वी नॉट साइन थीटा नॉट। परफेक्ट भाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? साइन टू थीटा। वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई Sin theta naught per g. एंड मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा? वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। तो अब ये याद रह गया फ्रेंड्स आपको? आपको Sir. क्या करना है? Wait, आपको क्या करना है? जो प्रीवियसली जो फॉर्मूला था वहां पे जहां पे वी नॉट है वहां पे आपको क्या करना है? यहाँ पे वी नॉट साइन थीटा नॉट लगाना। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? Yes sir. सर बोलो। सर मतलब ये सिर्फ मैक्सिमाइज में ही करना है, ये साइन थीटा हटा देने का काम? नहीं, ये मैंने याद रखने का टेक्निक आपको समझाया। दोनों अलग अलग चीज है। एक जो है वो वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट है और दूसरा प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है। बट वर्टिकली थ्रोन ऑब्जेक्ट के लिए हमने फॉर्मूला याद रखे हैं, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसके द्वारा हमको ये प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला कैसे याद रहेगा। तो वो याद रखने का मैंने टेक्निक बताया आपको कि टेक्निक ये है कि जहां जहां पे वी नॉट है वहां पे आपको क्या करना है? वी नॉट साइन थीटा करना है। अच्छा, मतलब वो न्यूमेरिकल में ऐसे फॉर्मूलाज नहीं आएंगे ना साइन थीटा के बिना के? अरे क्या बोल रहे हो आप? अगर न्यूमेरिकल में ऐसा पूछा है कि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली थ्रो किया है, वर्टिकली, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मूला अप्लाई। अगर आपको ऐसा बोला है कि ऑब्जेक्ट को 50 डिग्री के साथ 50 या 60 डिग्री या 30 डिग्री के साथ थ्रो किया है, तो आपको राइट साइड के फॉर्मूला अप्लाई करना है। दैट शीट। ओके सर। तो आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो अपवर्ड डायरेक्शन वाला मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है। उसके बाद आप लगा दो जो फॉर्मूला लगाना है आपको। अच्छा, वो ऐसा स्पेसिफिक दिया होगा? तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा ना, तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई क्या लगाना है? ओके सर। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। Yes sir. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमने खत्म किया। तो सर इतना ही है? हाँ, ये खत्म हो गया टॉपिक। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको, देख लो आप स्क्रीनशॉट एक बार, ये नोट्स देख लो एक बार। तो आज हमने क्या किया? तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 31 रह गया, वो मैंने स्किप कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 35 मैंने खत्म किया। ये 4 क्वेश्चन मैंने खत्म किया। 31, 30, 32, 33, 34, 35। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। यस। एक ही टॉपिक बचा इस चैप्टर में अभी, एक ही टॉपिक, दैट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर। सर वो आपने बोला था ना कि वो थीटा फाइंड करना सिखाएंगे। वो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, बिकॉज ये आज मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन लेना था ना, वो मुझे वैसे भी सिखाना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल में आने वाला है। हाँ सर, मैंने देखा। वो tan inverse था ना? तो अभी मैं मेरा लेक्चर एंड कर रहा हूँ बिकॉज मेरा दूसरा लेक्चर भी अभी स्टार्ट होने वाला है। तो आज का सेशन में यहाँ पे खत्म कर, होमवर्क। टू टाइम ओके सर, व्हाट्सएप में भेज देता हूँ मैं। ओके, ओके सर। ओके बाय बाय Bye, सर। sir. बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय।